जय श्री राम दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम भारतीय इतिहास की, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है और उसका नाम होगा त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या होगा दोस्तों? त्रिपक्षीय संघर्ष। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष आपका जो हुआ था ये तीन शक्तियों के बीच हुआ। क्या थी? ये तीन शक्तियां, और यहां पे एक बीच में एक स्थान था। ठीक है, तीन शक्तियां कौन कौन सी हो गई? ये हो गई आपके राष्ट्रकूट, ये हो गए आपके गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, और ये हो गया आपका पाल। गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार, कई तरीके से इसे बोला जाता है। इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ, और संघर्ष किसके लिए हुआ? इस क्षेत्र के लिए, और यह क्षेत्र क्या था? कन्नौज। अब इस क्षेत्र के लिए जब संघर्ष होता है कन्नौज के लिए, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। और अब सोचिए आपके सिर्फ कन्नौज के लिए ही संघर्ष क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, जब मैंने आपको गुप्तोत्तर काल पढ़ाया था ना, तब एक बात बताई थी कि हर्ष के समय में जो कन्नौज था वो सबसे वैभवशाली नगर था और सबसे ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। तो अब जो नगर उस समय सबसे बेस्ट होगा, देखिए गुप्त काल आते आते और गुप्तोत्तर काल में तो पाटलिपुत्र जैसा नगर जो कि किसी समय मौर्यों और गुप्तों की राजधानी हुआ करता था, वो तो गुप्तोत्तर काल में आते आते एक गांव बन गया था। ह्वेनसांग ने सियूकी में ये वर्णन किया। मैंने गुप्तोत्तर काल में पढ़ाया था कि ह्वेनसांग किसके काल में आया? आपके हर्ष के काल में। उसने अपनी पुस्तक सियूकी में यह वर्णन किया कि पाटलिपुत्र जो था वो क्या बन गया था? पाटलिपुत्र बन चुका था एक गांव जैसा। अब उस समय जो सबसे बेस्ट, या आप कहें कि आज का अगर आप दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से अगर तुलना करें तो उस समय के कन्नौज की कर सकते हैं। वो अपने आप में क्या हो गया था? एक बहुत ही वैभवशाली और समृद्ध नगर हो गया। अब इस पर क्या ये तीनों क्या कर रहे हैं? अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको यही बात चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। ठीक है, अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपके राष्ट्रकूट आ गए। ठीक है, उधर भारत के जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र बंगाल वाला, उसमें पाल वंश आ गया, और यहाँ पर आ गए आपके गुर्जर प्रतिहार। अब दोस्तों, आप देख रहे हो इसके अंदर कि इन तीनों के बीच में जो क्षेत्र है वो क्या है? वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कन्नौज। आज का जो मध्य प्रदेश है उसे पहले मध्य देश कहते थे, तो उसका जो क्षेत्र है कन्नौज वाला वो इन तीनों के बीच में है। अब आप ये देख रहे हो कि एक दक्षिण भारत की शक्ति है, एक हमारे उत्तर पूर्व की शक्ति है, या आप कहें पूर्वी भारत की शक्ति है, और एक उत्तर पश्चिमी भारत की शक्ति है गुर्जर प्रतिहार, और पूर्वी भारत में पाल वंश। अब आप ये देख रहे हो इसमें कि इन तीनों शक्तियां और अपने आप में क्या है? समृद्ध शक्तियां हैं। अब इनको किस चीज की आवश्यकता है? वो है अधिकाधिक धन की। तो अधिकाधिक धन के लिए किस पे अधिकार करना चाहते हैं? अपने जो राज्य में इनके पास व्यापार वाणिज्य होगा उसके लिए किस पे अधिकार करना चाहते हैं? तो ये अधिकार करना चाहते हैं इस कन्नौज पे। ये जो बिल्कुल आपको बीच में कन्नौज दिख रहा है, ये इस कन्नौज पे क्या करना चाहते हैं? अधिकार करना चाहते हैं, और इसके लिए ये क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई आपके त्रिपक्षीय संघर्ष की। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये इन तीन राष्ट्रों में, इन तीन स्थानीय शक्तियों के बीच जो हो रहा है, तो ये किस कारण से हो रहा है? मतलब इन तीनों शक्तियों में से कौन से राजा थे जो कि इस पर अधिकार करने के लिए लालायित हुए, और किसने इस पर अधिकार किया, वो सब हम यहां से देख लेते हैं। ठीक है, अब आज बात कर लेते हैं इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। हम पहले गुर्जर प्रतिहारों की बात कर लेंगे, फिर दंती दुर्ग यानी राष्ट्रकूटों की बात कर लेंगे, और लास्ट में पालों की बात कर लेंगे, और फिर हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे कि
कि किस किस ने इस संघर्ष में भाग लिया था। देखिए नॉर्मली मैंने जो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो इसका दे दिया है, आपको समझ में आ गया कि एक त्रिभुज के बीच में फंसा हुआ, एक त्रिभुज के बीच में फंसा हुआ क्या है, आपका कन्नौज है। और उस कन्नौज पर त्रिभुज की तीनों दिशाओं से, एक दिशा से पाल, एक दिशा से दक्षिणी भारत से देखा जाए तो आपके राष्ट्रकूट, और उत्तर पश्चिमी भारत से देखा जाए तो आपके कौन आ गया, गुर्जर प्रतिहार आ गए। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों ही राजवंशों की। इन तीनों राजवंशों में ऐसे कौन से राजा हुए जो महान थे और क्या थे। सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में एक बात करना चाहूंगा कि जो गुप्तोत्तर काल था उसके बाद ये सारे राज्य कैसे, ये राजपूत वंश है। कैसे है दोस्तों, राजपूत वंश है। और ये जो जब राजपूत राज्यों का भारत में उदय हुआ तो हमारे एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार का नाम क्या है आपके, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम है, ईश्वरी प्रसाद। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना, ये इसको हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, 600 से 1000 एडी के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, 600 से वैसे तो ये तो सिर्फ 100 वर्ष चला था त्रिपक्षीय संघर्ष, पर हम ये देख रहे हैं कि इस समय में भारत में कौन सी महान शक्तियों का उदय हुआ, कौन सी महान शक्तियों का उदय हुआ जिन्होंने क्या किया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसके अलावा भी हम एक दूसरा और वीडियो देखेंगे जिसमें हम इन 3 शक्तियों के अलावा जो भारत में और छोटी मोटी शक्तियां थी उन सबकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके मालवा के परमार हुए, इन सब की बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी यहां पे बात करते हैं। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस समय को, किसको, ये जो समय है इसको क्या कहा है, राज्यों में राज्यों का काल। समझ रहे हैं आप इसको, मतलब ये आपका एक राज्य है और इसमें क्या हो गए, छोटे छोटे राज्य हो गए। अब ये क्यों हुए, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि गुप्त काल में भूमि अनुदान की जो परंपरा शुरू हुई वो गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद के रूप में सामने आई। आप गुप्त राजाओं ने क्या किया, भूमि अनुदान दिए, मंदिरों को दिए, ब्राह्मणों को दिए, अनेक लोगों को क्या दिए, अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे उन सबको क्या दे दिया, भूमि अनुदान दे दिया। अब ये अधिकारी क्या हुए, इन सबके स्वतंत्र शासक बन गए। अब ये पहले एक राज्य था, मान लीजिए, देखिए आज के सिस्टम में अगर हम इसे देखना चाहें ना तो ये तो हो गया आपका कोई भी स्टेट और ये सब क्या हो गए उसके डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन उस समय राज्यों में भी राज्य थे, मतलब एक पूरा संपूर्ण राज्य और उसमें क्या थे, ये स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य हो गए। तो ये किसने कहा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों की। तो ये बात किसने बोली है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, कि ये समय कैसा है, राज्यों में भी राज्यों का काल है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके गुर्जर प्रतिहारों की। अब गुर्जर प्रतिहार थे तो इनका जो संस्थापक राजा था वो कौन था, वो था नागभट्ट प्रथम। संस्थापक कौन है इनका संस्थापक, आपके नागभट्ट प्रथम। मतलब नागभट्ट प्रथम जो था उसने क्या किया, इसकी स्थापना की गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है इसका, वत्सराज। कौन है, वत्सराज है इसका वास्तविक संस्थापक। कौन है, वत्सराज है। और इन्होंने अपना आदि पुरुष, क्या, आदि पुरुष, आदि पुरुष से मतलब कि जिसे ये बताते हैं कि हम इसके वंश के हैं, वो किसे माना है, हरिश्चंद्र को। आपने एक कहानी सुनी होगी ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो उनको इन्होंने क्या माना है, अपना आदि पुरुष माना है। इसके अलावा इनकी जो राजधानी थी, तो राजधानी इनकी क्या थी, पहले तो थी भीनमाल, तो प्रारंभिक राजधानी, राजधानी भी 2 तरह की थी। प्रारंभिक तो क्या थी, भीनमाल, और जो बाद की राजधानी थी इनकी वो क्या थी, कन्नौज। बाद में या उत्तरवर्ती आप इसको कहना चाहें तो ये राजधानी कौन सी थी इनकी, कन्नौज थी। ठीक है, और इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका जो ग्वालियर अभिलेख है गुर्जर प्रतिहारों का, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में क्या हुआ है, इनको क्या बोला है,
सौमित्र का वंशज। और सौमित्र कौन है जानते हैं आप? सौमित्र यानी भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण। चूंकि उनकी माता का नाम क्या था? सुमित्रा। उनकी माता का नाम क्या था? सुमित्रा। और माता के पुत्र के रूप में उनको लक्ष्मण को दूसरा एक, देखिए लक्ष्मण का ये पर्यायवाची है। अगर आपसे कोई पूछे कि लक्ष्मण का पर्यायवाची, तो आप सौमित्र भी कह सकते हो उसको। तो लक्ष्मण को क्या कहा गया? सौमित्र। तो इनको क्या बताया गया? सौमित्र का वंशज। ये बात हो गई आपके गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, अब जो आपका ह्वेनसांग था, कौन था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य को मतलब इनके राज्य को क्या बोला है? कूचेलो कहा है। इनके राज्य को ह्वेनसांग ने क्या कहा है? कूचेलो। और जो भीनमाल है, ह्वेनसांग ने भीनमाल को क्या कहा है? भीनमाल को कहा है पीलोमोतो। क्या कहा है? पीलोमोलो या पीलोमोतो। ये किसको कहा है? भीनमाल को। तो ये बात हो गई आपके गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब इनके हम कुछ शासकों की बातें भी कर लेंगे कि इनके कौन कौन से महान शासक हुए। तो ये आप गुर्जर प्रतिहार देख लीजिए एक बार। अब इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे नागभट्ट प्रथम की। ठीक है, कि नागभट्ट प्रथम ने ऐसा क्या किया था। तो अब गुर्जर प्रतिहार हम पढ़ रहे हैं, या आप सबको दिख ही रहा होगा कि हम गुर्जर प्रतिहार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहारों में हम बात कर लेते हैं नागभट्ट फर्स्ट। तो नागभट्ट फर्स्ट को क्या है, क्या कहा गया है? मलेच्छों का विनाशक। क्या कहा गया है? मलेच्छों का विनाशक। मलेच्छ यानी जो बाहर से आक्रमण करने वाले हूण आक्रमणकारी या यूनानी आक्रमणकारी थे, इनको क्या कहा गया? मलेच्छ। और ये कहां लिखा है? इसके ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में क्या लिखा हुआ है आपके? मलेच्छों का विनाशक। ठीक है, दूसरा है इनका वत्सराज। अब जो वत्सराज है ना दोस्तों, इसके समय में क्या हुआ था? वत्सराज के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। मतलब गुर्जरों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष किसने प्रारंभ किया? वत्सराज ने। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट आपका नागभट्ट सेकंड। इन्हीं के देखिए हम देख रहे हैं ये सब। नागभट्ट जो सेकंड है, इसने क्या किया? कन्नौज को राजधानी बनाया। देखिए इन दोनों के समय इनकी राजधानी क्या है? वही भीनमाल है। और इसने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार किया। अधिकार कर राजधानी बनाया। किसने बनाया? नागभट्ट सेकंड ने क्या किया? मुंगेर के युद्ध। मुंगेर में क्या हुआ है? युद्ध हुआ। उसमें किसको हराया? धर्मपाल को। शुरुआत धर्मपाल से लड़ाई की किसने की? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की। ठीक है, और उसके बाद नागभट्ट सेकंड ने तो मुंगेर के युद्ध में किसको हरा दिया? आपके धर्मपाल को हरा दिया। ठीक है, अब ये बात कहां लिखी हुई है कि इसने धर्मपाल को हराया था? तो ये लिखी हुई है आपके प्रभावद प्रशस्ति में। प्रभावद प्रशस्ति में क्या है? ये लिखा हुआ है। और इसकी रचना किसने की है? प्रभावत प्रशस्ति की रचना चंद्रप्रभु सूरी ने। किसने किया? आपके चंद्रप्रभु सूरी ने। किसकी रचना की है? प्रभावत प्रशस्ति की। और नागभट्ट सेकंड जो इसके बारे में क्या कहा जाता है? ये नागभट्ट सेकंड के बारे में किसने क्या की थी? गंगा जल में समाधि ली थी। गंगा जल
में समाधि ली थी। किसने ली थी? आपके नागभट्ट सेकंड ने। तो ये बात हो गई इन तीन राजाओं की, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का विनाशक कहा, वत्सराज को इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। नागभट्ट सेकंड जो था इसने कन्नौज पर अधिकार किया, उसको राजधानी बना लिया। मुंगेर के युद्ध में, किसमें? मुंगेर के युद्ध में, ये याद रखना आप कि धर्मपाल को किसने हराया था? नागभट्ट सेकंड ने। देखिए इनमें इनमें आएगा सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस कि नागभट्ट प्रथम, तो नागभट्ट प्रथम कौन है? गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक, और वत्सराज क्या है? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, नागभट्ट सेकंड के लिए पूछेगा कि धर्मपाल को हराया था मुंगेर के युद्ध में, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा है ये, आजकल क्या है इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभावत प्रशस्ति, तो इसकी रचना किसने की? आपके चंद्रप्रभु सूर्य ने। दोनों चीजें याद रखने की है, ये शायद ही पूछेगा। गंगा जल में समाधि ली थी। नेक्स्ट आएगा आपके मिहिर भोज। कौन आएगा? मिहिर भोज। अब जो मिहिर भोज है आपका, इसको क्या बोलते थे आप? मिहिर भोज। और मिहिर भोज का टाइम पीरियड आपके 836 से 883 एडी। किसका टाइम पीरियड है? मिहिर भोज का। अब इसकी जो उपाधियां हैं, मिहिर भोज, इसकी उपाधि क्या है इसकी? एक तो आदि वराह, जो इसकी प्रमुख उपाधि है ना, ये आदि वराह है। मतलब अगर आपसे ये देखिए क्वेश्चन भी आ चुका है कि आदि वराह की उपाधि किसने ली थी, तो आदि वराह की उपाधि किसने ली थी? मिहिर भोज ने ली थी। इसके अलावा इस नाम से तो आप सभी शायद परिचित होंगे, प्रभास की उपाधि। देखिए प्रभास क्या होता है? एक उपाधि है, वो तो जिसके बारे में आप जानते हो, वो एक टॉलीवुड एक्टर का नाम है प्रभास, जिनकी मूवी आई थी बाहुबली। बाकी प्रभास एक उपाधि है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति मतलब उससे किसका एहसास होता है? प्रभात का सा एहसास होता है। यानी व्यक्ति सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कब फील करता है? प्रभात के समय में, सुबह के समय में। तो इसकी उपाधि क्या है? एक तो आदि वराह है और दूसरी क्या है? प्रभास है। और दूसरा क्या है? ये इसकी मिहिर भोज है। मिहिर भोज की उपाधि आदि वराह और प्रभास हो गई। इसके अलावा ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक है। कौन है आपका? मिहिर भोज। अब मिहिर भोज का एक अभिलेख है, अभिलेख। मिहिर भोज का क्या है? एक अभिलेख है, और अभिलेख का क्या नाम है? वराह अभिलेख। क्या नाम है? वराह अभिलेख, क्योंकि इसकी उपाधि ही क्या है? आदि वराह की। तो इसने अभिलेख को भी क्या नाम दे दिया? वराह अभिलेख। और ये कहां पर है? कन्नौज में। कहां से जारी हुआ था ये? कन्नौज से जारी हुआ। ये क्या है? मिहिर भोज का अभिलेख। दूसरा है, इसको जो ये आदि वराह की उपाधि है ना दोस्तों, ये कहां पे है? इसकी आदि वराह की उपाधि का उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में तो इसकी आदि वराह की उपाधि है ना, इसका उल्लेख कहाँ है? आपके ग्वालियर अभिलेख में। और ये प्रभास की जो उपाधि है, इसका कहाँ है? दौलतपुर अभिलेख में। दौलतपुर अभिलेख। ठीक है, एक तो हो गई इसकी आदि वराह की उपाधि, जो कहां है? ग्वालियर अभिलेख में। और इसका क्या है? आदि वराह की उपाधि प्रभास की उपाधि दौलतपुर अभिलेख में। इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड से नर्मदा के तट पर क्या किया? युद्ध किया। तो मिहिर भोज को किसने हराया था? राष्ट्रकूट शासक मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण सेकंड को, कृष्ण द्वितीय को नर्मदा के तट पर हराया। तट पर हराया।
मतलब युद्ध करने के लिए कहां तक गया था, आपके नर्मदा नदी के तट यानी लगभग गुजरात तक तो ये गया ही था। कौन? मिहिर भोज। ठीक है। और देखिए मिहिर भोज के बारे में एक स्कंद पुराण में एक वृतांत है। स्कंद पुराण में कहा है, क्या कहा है कि मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए, देखिए हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, पहले संन्यास आश्रम में जाने से पहले अपने बच्चों को क्या करते थे, सारी शिक्षाएं देके जाते थे और घर परिवार को संभालने की बात कह के जाते थे। ऐसा ही कार्य मिहिर भोज ने भी कर दिया कि तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। कब चला गया? अपने अंतिम समय में। और क्या त्याग दिया? सिंहासन त्याग दिया। सिंहासन त्याग दिया। किसने त्यागा? आपके मिहिर भोज ने त्याग दिया। तो ये बात किसकी हो गई? आपके मिहिर भोज की। उपाधि आदिवरा जो ग्वालियर अभिलेख में, प्रभास है जो दौलतपुर अभिलेख में, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसने वरा अभिलेख जारी करवाया, राजपूत शासक कृष्ण सेकंड को नर्मदा के तट पर हराया। और स्कंद पुराण में मिहिर भोज ने इसके लिए क्या कहा है, मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा के लिए सिंहासन ही त्याग दिया। ये वर्णन कहा है स्कंद पुराण में। प्राचीन भारत का यह एकमात्र शासक था जो तीर्थ यात्रा के लिए सिंहासन त्याग के चला गया, मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद हम बात करेंगे महेंद्र पाल की। किसकी बात करेंगे? आपके महेंद्र पाल की। देखिए RAS 2016 में यह प्रश्न भी आया था कि महेंद्र पाल किस वंश का शासक था। महेंद्र पाल किस वंश का शासक था? और ज्यादातर आंसर क्या था इसका? ज्यादातर लोगों ने क्या लगाया? पाल वंश। क्यों? क्योंकि जहां पे पाल आ गया सबने पाल वंश सोचा। लेकिन उत्तर क्या था इसका? गुर्जर प्रतिहार। महेंद्र पाल। देखिए कई क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आते हैं, जैसे अब आप पाल से क्या लगाएंगे? पाल वंश। लेकिन पाल नाम का शासक किस में आ गया? आपके गुर्जर प्रतिहारों में। और इसको RAS में क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि महेंद्र पाल किस वंश का शासक था, लेकिन पूछा किस में गया? राजस्थान के सबसे बड़े परीक्षा में, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती के लिए RAS परीक्षा आयोजित की जाती है। तो महेंद्र पाल ने उपाधि क्या ली थी इसकी? सकल कला निलय निधान। किसकी ली थी? सकल कला निलय की। महेंद्र पाल की जो उपाधि है क्या है? सकल कला निलय निर्भयराज। सकल कला निलय निर्भयराज। किसने लिया? आपके महेंद्र पाल ने। अब देखिए जो इसका राजशेखर था, राजशेखर। अब ये राजशेखर था ना, ये क्या था इसका? राजकवि व राजगुरु। अब इस राजशेखर की भी कुछ फैक्ट्स है कि इसने क्या लिखा था। तो इसने लिखी एक तो काव्य मीमांसा। क्या लिखी आपके? काव्य मीमांसा। उसके अलावा कर्पूर मंजरी और बाल भारत। अनेक पुस्तकें हैं, ये इसकी क्या है? फेमस पुस्तकें हैं। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और बाल भारत। राजशेखर ने राजकवि और राजगुरु थे। इसकी महेंद्र पाल की उपाधि क्या है? सकल कला निलय निर्भयराज। इसके बाद महेंद्र पाल के बारे में आएगा कि इसके काल में 915 में क्या हुआ? अल मसूदी भारत आया। इसके काल में 915 ईस्वी में, कब? 915 AD में अल मसूदी भारत आया। अरब यात्री था अल मसूदी। कहां आया? आपके भारत आया। अल मसूदी क्या हुआ? भारत आया। कब आया? महेंद्र पाल के काल में 915 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपके कि महेंद्र पाल, देखिए इसके बाद कई राजा हुए गुर्जर प्रतिहारों में कई राजा हुए। ठीक है। अब इनका अंतिम राजा कौन है? गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम राजा यशपाल। अंतिम राजा कौन है? यशपाल।
पाल। देखिए वैसे तो महेंद्रपाल के बाद महेंद्रपाल सेकंड भी हुआ, विष्णुपाल हुआ, राज्यपाल हुआ, त्रिलोचन पाल हुआ, कई हुए, लेकिन ये क्या था, लास्ट था इनके सामंत, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। सामंत कौन थे इनके? चंदेल और चौहान। चंदेल, चौहान और गहड़वाल। जयचंद क्या था, इसी गैड़वाल वंश का था, और चौहान जो पृथ्वीराज चौहान थे इसी चौहान वंश के थे। ठीक है, इसके अलावा अरब यात्रियों ने क्या कहा, ये कहा अरब यात्रियों ने कहा या उनके अनुसार प्रतिहारों के पास सर्वोत्तम घुड़सवार सेना थी। क्या कहा कि प्रतिहारों के पास क्या थी? सर्वोत्तम घुड़सवार सेना। ये किसने कहा? अरब यात्रियों ने। देखिए महेंद्रपाल की उपाधि हो गई आपके सकल कला निलय, निर्भयराज हो गई। उसके अलावा इसके जो राजकवि राजगुरु थे राजशेखर, उसने कौन कौन सी किताब लिखी? उन्होंने लिखी आपके काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और बाल भारत। ठीक है, इसके काल में 915 एडी में कौन आया? अल मसूदी आया, और इनके सामंत चंदेल, गैड़वाल, चौहान। इस वंश का अंतिम राजा, ये याद रखना, यशपाल किस वंश का अंतिम राजा था? गुर्जर प्रतिहार। अंतिम राजा कौन हुआ आपका? यशपाल हुआ। सामंत, चंदेल, गैड़वाल और चौहान हो गए। ये जेजा गुत्ती के चंदेल थे, ये कन्नौज के गैड़वाल हो गए, और अजमेर के चौहान या दिल्ली के चौहान। और अरब यात्रियों के अनुसार प्रतिहारों के पास क्या थी? सर्वोत्तम घुड़सवार सेना थी। तो ये लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे हम इसके बाद राष्ट्रकूटों की। तो जो आपके राष्ट्रकूट हैं ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट जो वंश है इसमें क्या हुआ? इसमें आपका दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूटों में कौन है? संस्थापक दंतीदुर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें गोविंद तृतीय महत्वपूर्ण शासक होगा, कृष्ण प्रथम महत्वपूर्ण शासक होगा। राष्ट्रकूटों का संस्थापक दंतीदुर्ग। संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। अब ये जो दंतीदुर्ग इनका संस्थापक हो जाएगा, तो एक तो इनका संस्थापक हो गया। इसके अलावा राष्ट्रकूटों में जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक, इसको क्या कहा जाता था? पट्टबद्ध संस्कार। पट्टबंध संस्कार। देखिए आजकल वैसे भी राजनीति की बजाय संस्कृति से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रकूटों में क्या कहते थे? पट्टबंध संस्कार। और इनके बारे में क्या है कि दक्षिण भारत में पहली बार देवनागरी लिपि का प्रयोग, देवनागरी लिपि का प्रयोग। देखिए देवनागरी लिपि आप जानते होंगे कि देवनागरी लिपि क्या है? जो अभी आप और मैं जिस भाषा में कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो तो हिंदी है, लेकिन उस हिंदी भाषा को जिन शब्दों के माध्यम से जिस तरीके से हम लिख रहे हैं वो क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का प्रयोग पहली बार किसमें हुआ था? दंतीदुर्ग के सामंतगढ़ अभिलेख में। किसमें हुआ था? दंतीदुर्ग के सामंतगढ़ अभिलेख में। किसका प्रयोग हुआ? आपके देवनागरी लिपि का। किसमें? दंतीदुर्ग के सामंतगढ़ अभिलेख में। ठीक है, और अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूटों को क्या कहा है? अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूटों को क्या कहा है? तो बलहर कहा है। अरब यात्रियों ने, ये प्रश्न बनते हैं, अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूटों को क्या कहा? राष्ट्रकूटों को बलहर कहा। क्या कहा? बलहर कहा।
ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अरब यात्रियों ने क्या कहा, कौन से देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग कहाँ है, तो दंतीदुर्ग के सामंतगढ़ अभिलेख में। और अभिलेखों में राष्ट्रकूटों को क्या कहा गया है, लट्टलूर पूर्वाधीश। लट्टलूर पूर्वाधीश, यह आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों कि राष्ट्रकूटों को क्या कहा गया है, लट्टलूर पूर्वाधीश। तो ये बात तो किसकी हो गई। अबे जो दंतीदुर्ग है ना, अपन दंतीदुर्ग की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, आपके दंतीदुर्ग की। ठीक है, अबे दंतीदुर्ग क्या है, इनका संस्थापक तो हो ही गया, इसकी उपाधि क्या थी, उपाधि तो दंतीदुर्ग की उपाधि क्या थी आपके, एक तो महाराजाधिराज, क्योंकि जो प्रथम शासक होता है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। परमेश्वर, उपाधियां देखिए, राजाधिराज, परमेश्वर, पृथ्वी वल्लभ, इन लोगों ने उपाधियां लेने में भगवान को पीछे छोड़ दिया था। खड़गावलोक, इतनी उपाधियां तो हमारे इंद्रादि देवताओं को नहीं मिली हैं जितनी उपाधियां इन्होंने ले ली थी। किसने, दंतीदुर्ग ने। अब ये सामंतगढ़ अभिलेख तो मैंने आपको बता ही गया कि सामंतगढ़ अभिलेख किसका है, आपके दंतीदुर्ग का। अब दूसरा है कि इसने संजन ताम्रपत्र लेख जारी किया था। संजन ताम्रपत्र लेख इसी ने जारी किया था। ठीक है, इसके अलावा ये तो बात हो गई आपके दंतीदुर्ग की। अभी जो इनकी उपाधियां हैं, तो उपाधि जो है आपके ये खड़गावलोक, इसमें इसका उल्लेख किसमें है, संजन ताम्रपत्र लेख में। कौन सी का, खड़गावलोक का। तो आप देखो इसको, फिर इसके बाद करेंगे हम बात कृष्ण प्रथम की। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे कृष्ण प्रथम की। कृष्ण प्रथम ने क्या किया, एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। ठीक है, और उसके अलावा भी इसमें गोविंद थर्ड एक इंपॉर्टेंट राजा था। इन सब की हम बात कर लेते हैं। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम इसने क्या बनवाया, इसने एलोरा का कैलाश मंदिर, ये इसके जीवन का सबसे बड़ा क्या है, उपाधि है, बड़ी उपाधि है कि इसने क्या काम किया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। और इतना इंपॉर्टेंट मंदिर क्यों है ये, क्योंकि ये एकाश्मक है। कैसा है, एकाश्मक, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ मंदिर है। कौन सा है, आपके एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आपका ध्रुव। और ध्रुव के समय क्या हुआ, इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। ठीक है, इनका तीसरा इंपॉर्टेंट शासक है आपके गोविंद तृतीय। अब इसने देखिए उपाधियां ले ली। उपाधि कौन कौन सी ली इसने, प्रभूतवर्ष। ठीक है, एक तो ये उपाधि ले ली प्रभूतवर्ष की, श्री वल्लभ की। उपाधियां भी इनकी बहुत हैं यार, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ। और ये स्वयं को क्या कहता था, जगत तुंग। क्या कहता था स्वयं को, जगत तुंग प्रथम। स्वयं को क्या कहता था कि जगत तुंग प्रथम हूं। इसने वाणी दिंदोरी, वाणी दिंदोरी, वाणी दिंदोरी व राधनपुर अभिलेख जारी किए। राधनपुर अभिलेख जारी किए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो साम्राज्य है ये राधनपुर में लिखा हुआ है, ये इनमें लिखा हुआ है इन अभिलेखों में कि इसका साम्राज्य क्या है, आपके
हिमालय टू कन्याकुमारी, जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि चारों तरफ तो क्या है, अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं। इसके अलावा वाणी दिंडोरी में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसको देख लेते हैं कि गोविंद तृतीय जो था इसने किसको हराया, नागभट्ट सेकंड को। नागभट्ट सेकंड को हराया। और धर्मपाल ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया इसके सामने। धर्मपाल ने आत्मसमर्पण किया। एक तरफ पालों के शासक को हरा दिया, दूसरा प्रतिहारों के शासक को हरा दिया, तो कन्नौज पर कुछ समय के लिए किसका अधिकार हो गया, आपके राष्ट्रकूटों का। नेक्स्ट देखेंगे हम अमोघ वर्ष। जो अमोघ वर्ष है वो क्या है, वो गोविंद थर्ड का क्या है, पुत्र है। ठीक है, अब ये अमोघ वर्ष क्या है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कहलाएगा, अमोघ वर्ष। अब ये अमोघ वर्ष जो है किसका पुत्र है, ये गोविंद थर्ड का पुत्र, गोविंद थर्ड का पुत्र। अब इसने क्या किया, इसने भी उपाधियां ले ली। किस किस की उपाधि ली, उपाधि वीर नारायण, वीर नारायण की उपाधि ली, नृपतुंग की उपाधि ली। मतलब ये नारायण तो वो सॉरी वीर तो किसके समान है, भगवान नारायण के समान। नृपों में क्या है, तुंग है, राजा है। जैसे वो जगत तुंग सबका राजा था, वैसे ये नृपतुंग है, नृपों का भी क्या है, राजाओं का भी राजा है। इसके अलावा अतिशय कंठ धवल, अतिशय कंठ धवल, ये भी आपके किसकी उपाधि है, आपके अमोघ वर्ष की। महाराजा षंड, महाराजा षंड, ये भी क्या है, इस अमोघ वर्ष की उपाधि है। ठीक है, इसने कुछ पुस्तकें लिखी है, पुस्तक। अब इसकी पुस्तकें कौन सी हैं, तो वो है आपके कविराज मार्ग। एक पुस्तक क्या है इसकी, कविराज मार्ग। और ये क्या है, कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना है। किसमें है ये, कन्नड़ भाषा में कन्नड़ काव्य की प्राचीनतम रचना। देखिए ये प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है कि कवि राजमार्ग किसने लिखी, तो अमोघ वर्ष ने लिखी। और कन्नड़ काव्य क्या है, ये प्राचीनतम रचना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक है रहन मालिका, एक पुस्तक का नाम क्या है, रहन मालिका। और ये किस भाषा में है, ये है आपके संस्कृत में, रहन मालिका। ठीक है, अब इसके दरबार में कौन रहता था, तो दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, आदि पुराण के लेखक जिनसेन, जिनसेन रहते थे। और इन जिनसेन के प्रभाव में इसने क्या किया था, अमोघ वर्ष ने जिनसेन के प्रभाव में क्या किया था, जैन धर्म अपनाया। किसके प्रभाव से, इस जिनसेन के प्रभाव से। और एक मान्यखेत नगर का क्या करवाया, निर्माण। मान्यखेत नगर का निर्माण किसने करवाया, आपके अमोघ वर्ष ने। ठीक है, सॉरी एक तो हो गया दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन। और कौन रहता था इसके दरबार में, एक और व्यक्ति था इसके दरबार में, और वो कौन था, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, महावीराचार्य ये इसके दरबार में रहते थे। जिनसेन के प्रभाव से इसने जैन धर्म अपनाया, मान्यखेत नगर का निर्माण किया। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक। अब बात करेंगे हम अमोघ वर्ष के बाद किसकी बात करेंगे, इंद्र थर्ड की।
अमोघ वर्ष के बाद बात कर लेते हैं इंद्रथर्ड। इंद्रथर्ड ने क्या किया था? इंद्रथर्ड पहला राजा था राष्ट्रकूटों का जिसने कन्नौज पर अधिकार कर, देखिए गोविंद थर्ड ने हराया था, ठीक है, और कन्नौज कुछ समय तक उसके भी अधिकार में रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार किसने किया था? आपके गोविंद थर्ड, सॉरी इंद्र थर्ड ने। इंद्र थर्ड ने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर अधिकार, और अधिकार करने वाला ये क्या था? पहला राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, इसका जो समकालीन राजा था, समकालीन प्रतिहार शासक, वो कौन था? आपके महेंद्रपाल। प्रतिहार शासक कौन था? समकालीन इंद्र थर्ड का समकालीन प्रतिहार शासक महीपाल था। कौन था? महीपाल था। ठीक है, और ये इंद्र थर्ड कैसा था? ये शैव मतानुयायी था, मतलब शैव धर्म में क्या करता था? विश्वास करता था। इसके बाद नेक्स्ट राजा है आपका कृष्ण थर्ड। अब कृष्ण थर्ड ने क्या काम किया? तो 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ। क्या हुआ? तक्कोलम के युद्ध में किसको हराया? चोलों को पराजित किया, चोलों को हराया। किसने? कृष्ण थर्ड ने। और अंतिम शासक कौन था इनका? कर्क सेकंड, कर्क द्वितीय। किसका अंतिम शासक? राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। अब बात करेंगे हम पालवंश की। ठीक है, जिनका संस्थापक कौन है? गोपाल। उनका एरिया कहां पे है? आपके बंगाल साइड में। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पाल वंश की। पाल वंश, पाल वंश। अब पालों का संस्थापक तो कौन हो गया? ये आपका गोपाल हो गया, संस्थापक गोपाल। ठीक है, अब गोपाल क्या किया था? तो पालवंश। अब पालवंश का संस्थापक गोपाल। ठीक है, अब अरब यात्री है सुलेमान। सुलेमान ने इनके राज्य को क्या कहा है? रुहमा या रहमा। तो सुलेमान ने। और पाल वंश का देखिए जो शासन था ये किधर था? आपके बंगाल में। ठीक है, और सुलेमान ने इनके राज्य को, किनके राज्य को? इनके राज्य को क्या बोल दिया? आपके रुहमा बोल दिया। क्या बोल दिया? रुहमा या धर्मा। किसने बोला? सुलेमान ने। नेक्स्ट शासक कौन है आपका? धर्मपाल। अब धर्मपाल के समय क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, क्योंकि पालों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की पालों की ओर से। इसके अलावा इसके दरबार में कौन रहते थे? उदय सुंदरी। क्या थे? उदय सुंदरी जो एक कथा है उसके लेखक सोडुतल। उदय सुंदरी कथा के लेखक कौन? सोडुतल। सोडतुल ने क्या कहा? इसे उत्तरापथ का स्वामी ने इसे उत्तरापथ का स्वामी ही कह दिया। किसने कह दिया? उदय सुंदरी कथा के लेखक ने। अब इस धर्मपाल ने क्या किया था? तो इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दूसरा क्या था? वारेंद्र के सौम्यपुर विहार व वारेंद्र के
सौम्यपुर विहार की स्थापना की। और ये दोनों ही क्या थे? बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। क्या क्या? विक्रमशिला और वारेंद्र का सौम्यपुर विहार। नालंदा का पुनरुद्धार किया। ध्यान है ना आपको? नालंदा का स्थापना किसने करवाई थी? नहीं ध्यान है? कमेंट में बताना अगर ध्यान है तो, वरना कुमारगुप्त ने करवाई थी। तो मैं बता रहा हूं आपको, नालंदा का पुनरुद्धार किया। किसने किया? आपके धर्मपाल ने। अब धर्मपाल के बाद एक शासक हुआ था देवपाल। अब देवपाल ने क्या किया? तो देखिए, इसके समय जावा, और जावा को आप क्या बोलते हैं? यावा भूमि। याव भूमि के शैलेंद्र शासक। देखिए, जावा में किसका, कौन से वंश का शासन था? शैलेंद्र वंश का। शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव, बालपुत्र देव ने कहां पर? नालंदा में। नालंदा में एक विहार बनवाया। विहार बनवाया। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके पाल वंश के 3 शासकों की। आगे बात करते हैं औरों की। इसके बाद आएगा आपके महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के समय में एक ही महत्वपूर्ण घटना थी कि राजेंद्र चोल ने उत्तर का गंगा घाटी अभियान किया था। ठीक है, इसके समय में कब? 1023 में, 1023 में। अब ये पाल शासक हैं। ठीक है, महिपाल प्रथम। इसके समय में क्या हुआ? 1023 में किसने? राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी अभियान किया। गंगा घाटी अभियान किया, मतलब गंगा का पानी लेने के लिए ये उत्तर तक चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके रामपाल। तो रामपाल जो है, रामपाल के समय में क्या हुआ? इसका एक वो था दरबारी कवि संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी। अब ये संध्याकर नंदी जो है ना, इसने क्या किया? रामपाल को राम मान लिया और स्वयं को वाल्मीकि। रामपाल को राम व स्वयं को वाल्मीकि मानकर। देखिए, ऐसे जो दरबारी होते हैं ना, इनकी वजह से राजा का अंधविश्वास कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने कह दिया कि आप तो राम हो। बाकी इस रामपाल ने ऐसा कोई कार्य ऐतिहासिक रूप से प्रमुख कार्य नहीं किया था, लेकिन फिर भी कह दिया। तो रामपाल को राम व स्वयं को वाल्मीकि मानकर, वाल्मीकि मानकर रामचरित की रचना की। यही बस इनकी उपलब्धियां हैं कि रामचरित की क्या की? रचना की। और ये जो रामपाल है, इसका मामा एक युद्ध में मारा गया था। ये मामा की मौत में इतना ज्यादा मतलब डूब गया, पागल हो गया, अवसाद में आ गया कि इसने क्या किया? इसने गंगा में डूबकर आत्महत्या की। आत्महत्या की। ठीक है, रामपाल और मदनपाल। अब ये जो मदनपाल था ना, इस वंश का अंतिम शासक, पाल वंश का अंतिम शासक, पाल वंश का अंतिम शासक कौन है? आपका मदनपाल। अब हम बात कर लेते हैं उसी त्रिपक्षीय संघर्ष की, जिसके लिए मैंने बताया था ना, एक पूरी हम क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे कि कौन कौन उसमें शामिल था। तो ये बात हो गई आपके महिपाल पाल वंश की हो गई। अब बात करेंगे हम त्रिपक्षीय संघर्ष की, उस सारणी की।
त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित शासक। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में मैंने आपको कुछ तो शुरू में बता दिया था, ठीक है। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हो रहा था। दो उत्तर भारत की शक्तियां, जिसमें पूर्वी भारत की पाल वंश, ठीक है, मतलब अगर उत्तर और दक्षिण में हम मैच करें तो दोनों उत्तर भारत में आती हैं, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, और दक्षिण की एकमात्र शक्ति राष्ट्रकूट। अब इसमें किस किस ने भाग लिया तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम लिखते रहते हैं गुर्जर प्रतिहारों के शासक, ठीक है दोस्तों। इधर मैं लिख देता हूं आपके राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, इधर मैं लिख देता हूं आपके राष्ट्रकूट, और इधर लिख देता हूं आपका पाल वंश, ठीक है। अब आपको पता है गुर्जर प्रतिहारों में तो शुरुआत ही किसने की थी, वत्सराज ने करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले वत्सराज। अब उस समय राष्ट्रकूटों में कौन था, तो वो ध्रुव था, बताया था ना आपको। ध्रुव के समय क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई। और पाल वंश में कौन था आपका, धर्मपाल, ठीक है। अब उसके बाद नागभट्ट सेकंड आया, नागभट्ट सेकंड आया, फिर आपके रामभद्र आया, ठीक है। इधर ध्रुव के बाद आपका गोविंद थर्ड और अमोघवर्ष आ गया। अब इन लोगों में क्या है, संघर्ष हो रहा है। गोविंद थर्ड, अमोघवर्ष किससे संघर्ष कर रहे हैं, नागभट्ट से, वत्सराज से, रामभद्र से। इधर देवपाल और आपके कौन आया, विग्रहपाल। ये भले ही से महत्वपूर्ण शासक नहीं था विग्रहपाल पाल वंश का, लेकिन अब ये जब संघर्ष हो रहा था उस समय ये भी शासक बना था। इसके बाद एक और शासक आएगा पाल वंश में, वो था नारायण पाल। कौन था, नारायण पाल, ठीक है। और इधर आपके अमोघ वर्ष के बाद जो ज्ञात शासक पड़ता है वो है कृष्ण सेकंड। कौन है, कृष्ण सेकंड। और रामभद्र के बाद है आपके मिहिर भोज, और एक कौन है आपका, महेंद्र पाल। देखिए इनमें आपको क्या है आगे समझ में आएगा कि गुर्जर प्रतिहारों में वत्सराज, नागभट्ट, रामभद्र, मिहिरभोज और महेंद्रपाल, इन्होंने क्या है लगातार संघर्ष किया। यहाँ पे ध्रुव, गोविंद थर्ड और अमोघवर्ष ने संघर्ष किया। फिर बीच में इन्होंने क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया, यानी कि संघर्ष नहीं करने लगे और ये इस पर कन्नौज पर अधिकार के लिए लालायित नहीं रहने लगे। और इधर धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल ने संघर्ष किया। बाद में इनकी हार के बाद किसी ने आगे संघर्ष नहीं किया। अंतिम संघर्ष कौन कर रहा है, आपके गुर्जर प्रतिहार कर रहे हैं। तो महेंद्रपाल के समय में किसका अधिकार हो गया, गुर्जर प्रतिहारों का कन्नौज पर अधिकार हो गया, ठीक है। शुरू में क्या हुआ, वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल के बीच युद्ध हुआ। तो ध्रुव कुछ देर के लिए क्या हुआ, मतलब ये जीत का जश्न मना पाया, आंशिक इसको सफलता मिली। उसके बाद क्या होता है कि नागभट्ट सेकंड और जो केवल पाल प्रतिहारों में संघर्ष हुआ ना, नागभट्ट सेकंड और धर्मपाल में संघर्ष होता रहा। उसके बाद तीसरे चरण में गोविंद थर्ड आया और गोविंद थर्ड ने आकर के शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया। बाकी अगर अभी आपको समझ में आ रहा है तो आप ये एक बार फिर से ये मैप देख लीजिए और मैप में आपको समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा कि देखिए संघर्ष किस प्रकार से हो रहा है। तीनों में संघर्ष हो रहा है और अंतिम रूप से जो कन्नौज के सबसे निकटवर्ती है वो गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि देखिए आपका निकट होना भी बहुत जरूरी होता है। जो पाल है तो पालों ने देखा यार हमारे यहाँ से तो इसकी प्रशासनिक दूरी भी ज्यादा है, राष्ट्रकूटों से भी उसकी प्रशासनिक दूरी ज्यादा थी, लेकिन उसके जो सबसे समीप था वो कौन था, गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहारों ने ही अंत में किस पर अधिकार कर लिया, आपके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों ये बात हमने करी इस त्रिपक्षीय संघर्ष और उसमें सम्मिलित शासकों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, वीडियो पर कमेंट भी करना और हमारे चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आप सिर्फ हमारे प्रयासों को सराहते रहें, घर पर रहें, आराम से पढ़ाई करें, कोविड-19 जैसी घातक बीमारी जो महामारी बन चुकी है उससे बचे रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।